हाय एवरीवन, क्या आपने मशीन का नाम सुना है? मशीन तीन टाइप की होती हैं, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। और जितनी भी बाकी चीज़ें बच गई हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जिस प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हमें उसी के बारे में बात करना है। आज हम लोग देखेंगे कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ खूबसूरत मैग्नेट्स को भी देखेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, कंपास एंड ऑल। एंड ये भी देखेंगे कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उसके शेप के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपने क्लास 10th के फिज़िक्स पार्ट के लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली क्या है कि ये हमें रिलेशन बताता है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे ऑफ कोर्स, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में कि एक सर्किट लिया उन्होंने, उसके बगल में एक कंपास रखा, और जैसे ही सर्किट का स्विच ऑन हुआ कंपास डिफ्लेक्ट किया। तो उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर जब उन्होंने इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करके देखा तो उनको पता चला कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जिसका मतलब अब मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करता है। अर्थ भी एक मैग्नेट है और इसके अंदर भी एक मैग्नेट लगा होता है। तो अर्थ का साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करता है एंड ये अपना डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जब इसमें करंट बहा करंट आई, तो हुआ क्या कि ये डिफ्लेक्शन शो किया। तब उन्हें पता चला इस बारे में कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। और इसी पे पूरा चैप्टर है एंड उसके पास थोड़ा सा मोटर एंड EMI। बस अब देखते हैं आगे। यही है हमारे साइंटिस्ट साहब। इसके बाद आता है मैग्नेट्स क्या होते हैं? तो मैग्नेट्स एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और इनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो आयरन कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सके। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट कम्स टू रेस्ट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये मैग्नेट होता और इसे धागा में बांध के और मैं इसे लटका देता तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ ऐसे घूम जाता और यहीं पे अटक जाता, ऐसे नहीं। अब यूज़ कहाँ होता है मैग्नेट्स का? मैग्नेट का यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है, स्पीकर्स में होता है, टॉयज़ में होता है, चिल्ड्रंस टॉयज़, वीडियो कैसेट्स में होता था। पहले जो वीडियो होते थे वो कैसेट में आते थे, तो उसमें यूज़ होता है। एंड हार्ड ड्राइव डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड ड्राइव डिस्क में यूज़ होता है मैग्नेट का काफ़ी यूज़ है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मैग्नेट्स के। तो एक मैग्नेट कौन होता है? जब एक मैग्नेट को एक थ्रेड से बांध के हम ऐसे लटका देंगे तो वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाएगा। जो अर्थ के नॉर्थ में अलाइन होगा उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं। इन रियलिटी जो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है जो पार्ट, वो तो साउथ पोल होता है, लेकिन उसका नाम हम लोग देते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो साउथ के तरफ ये पॉइंट होता है उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल। सेम चीज़। और उसके बाद क्या है, ये नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल हो गया। पेन ले लेते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर,
अगर नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा तो वो रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ और साउथ हुआ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये थे प्रॉपर्टीज़। एंड चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट अपने चारों तरफ एक एरिया, एक स्पेस में अपनी फील्ड लाइन को बिछा देता है। मतलब अगर उसके आसपास, उसके फील्ड में, उसके एरिया में कोई और मैग्नेट आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एंड जहाँ तक एरिया कवर कर रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, किसके ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा? वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किसको एक्सपीरियंस, कौन ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो होप सो आपने किया होगा। ये एक्सपीरियंस एक अदर मैग्नेट करेगा, एक अदर मैग्नेट या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, मेटल्स, जनरली मेटल्स। उसके बाद क्या आता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ धरती पे मिले। मतलब दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है परमानेंट। परमानेंट तो धरती के कोर में ही मिलता है, लेकिन मतलब नीचे मिलता है। एंड जो आर्टिफिशियल है वो बनाया जाता है। कौन कौन से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं? बार मैग्नेट, ठीक, दूसरा है हमारा मैग्नेट नीडल, एंड तीसरा है मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये एक लाइंस है जो मैग्नेट के चारों ओर ऐसे अलाइंड होती है 3D स्पेस में। ये कैसे पता चलता है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैग्नेट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन पाउडर छिड़क देते हैं, एंड इसको एक ऐसे कूट में रखा जाता है। कूट में रख के उसके ऊपर आयरन पाउडर छिड़क देंगे, एंड नीचे एक मैग्नेट रख के ऐसे से टैप करते हैं, और जैसे से टैप करेंगे वैसे वैसे वो ऐसा शेप ले लेगा। तो इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर फॉर्मिंग लाइन, मैग्नेटिक लाइन के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। चलिए देख लेते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट के अराउंड जो फोर्स लगेगा किसी और मैग्नेट या फिर आयरन कोबाल्ट पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अ कंपास यूज टू, कंपास का काम क्या होता है? बस डायरेक्शन बताना। किसका? उसके लगने वाला फोर्स का, मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपको ये दिख रहा होगा, नॉर्थ से निकली और साउथ के अंदर गई। मैग्नेटिक फील्ड दो जगह देखा जाता है, एक मैग्नेट के बाहर और एक मैग्नेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट बनाऊँ, ये इसका नॉर्थ और इसका साउथ, दो पोल होते हैं एक बार मैग्नेट में, या किसी भी मैग्नेट में, एक नॉर्थ एक साउथ। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी, और अंदर क्या होगा, साउथ से फिर नॉर्थ में आएगी। और ठीक ऐसा ही होगा इधर भी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, वो हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगी, एंटर करेगी बस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। तो दो जगह मैग्नेट का जो फील्ड है वो देखना होता है, एक मैग्नेट के बाहर, एक मैग्नेट के अंदर। ठीक, मैग्नेट के बाहर क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, एंड मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपिक्ट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। अराउंड द मैग्नेट होता है आयरन फॉलिंग अलाइन द मिमिक्रिंग ऑफ अ मैग्नेट। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बोला कि जब कार्डबोर्ड को ठोका जाएगा तो वो एक अलाइन कर लेंगे, वो आयरन पाउडर को, एक पाउडर को वैसे ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे, तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। एंड कंपास डिटेक्टेड फील्ड लाइन। कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड।
क्योंकि कंपास में भी एक मैग्नेट लगा होता है इसलिए। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। एक्चुअली इसके बारे में बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है क्लास 12th में, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लास 12th में काफ़ी सही से दिया गया है इस चीज़ को। सो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्या अर्थ के पास मैग्नेट होता है? हाँ, तो बच्चों अर्थ के पास एक मैग्नेट होता है, बहुत बड़ा मैग्नेट, जो बिहेव करता है एक बार मैग्नेट के जैसे। जैसा कि एक बार मैग्नेट होता है, एक उसके पास साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक उसी तरह हमारे अर्थ के पास भी एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि अर्थ के पास एक बार मैग्नेट है, ठीक, लेकिन मैग्नेट तो हमें कहीं दिखता नहीं है, तो फिर ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं अर्थ में? सो 20 सेकेंड वीडियो को पॉज कीजिए, 20 सेकेंड सोचिए एंड हियर यू गो। तो कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दिस इज ड्यू टू द करंट विच इज फ्लोइंग द लिक्विड इन द कोर। कोर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से ये जो है फील्ड लाइंस है ये क्रिएट होती है। कोर एक मोल्टेन स्टेट होता है, अगर हम लोग इसको खोल कर देखें तो यहाँ पे मोल्टेन स्टेट मिलेगा कोर, ठीक है। एंड क्या कहा गया है कि अर्थ बिहेव एज मैग्नेट विथ लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक। अर्थ मैग्नेट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस से ये 15 डिग्री झुका होता है, ठीक। आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? हमेशा वो नॉर्थ से निकलेंगी एंड साउथ की तरफ आएंगी। एंड वही वाला एक्सपेरिमेंट है जो अगर आयरन पाउडर लेकर अगर हम मैग्नेट रख दें और उसके ऊपर टैप करें तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है? मैग्नेट के पास कि मैग्नेट के दूर? ऑफ कोर्स मैग्नेट के पास। और एक क्वेश्चन है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी? इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। क्या दिखाने के लिए जो नेता होते हैं हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या दिखाने के लिए ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं? जो भाषण देते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं वो लोग? स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम स्ट्रेंथ है। चलिए देखते हैं। डायरेक्शन आउटसाइड टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इनसाइड में, अंदर में, ये बाहर के लिए था, ये अंदर के लिए था। दो तरह से देखते हैं, एक बाहर में एक अंदर में, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ कहाँ? जहाँ ज़्यादा वहाँ पे। फील्ड लाइन स्पेसिंग रिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड लाइन की स्पेसिंग एक दूसरे को बताते हैं। वाइडर द स्पेसिंग वीकर द फील्ड एंड नैरो द स्पेसिंग implies stronger field. Crowded field lines are poles indicate increase the strength of magnetic field lines, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं इसको, कि वो हमेशा साउथ से निकल कर नॉर्थ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है और अंदर में साउथ से नॉर्थ में, ठीक। अगर ये साउथ से अंदर में साउथ से नॉर्थ जा रही है एंड बाहर में नॉर्थ टू साउथ आ रही है, तो ज़रूर ये क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। तो ऐसा ही होता है। देखिए, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं ये लोग, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। दूसरा, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मच एट द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं एंड साउथ पोल पे इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन इन साइड में हम लोग साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज कर्व्स या क्लोज लूप्स। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये
मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। लेकिन और यही ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था इसी पर बेस्ड था। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर से ही पास करे। हाँ, स्ट्रेट कंडक्टर से ही पास करती है वायर से, लेकिन अगर वायर गोल हुई तो और सोलेनॉइड हुई तो तब क्या केसेस बनते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, कैसा होता है, वो सब के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। तो डिफरेंट शेप के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला, स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, एक सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सब कुछ में करंट होगा, अगर करंट नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा। उसके बाद फिर एक सोलेनॉइड का पढ़ेंगे, लॉन्ग कॉइल। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है, बस एक पेन लीजिए, उसके ऊपर वायर को लपेट दीजिए, वायर ये पेन निकाल लीजिए और उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले स्ट्रेट वायर के लिए, फिर लूप के लिए एंड फिर सोलेनॉइड के लिए एंड फिर दैट्स ऑल। उसके बाद फिर तो स्ट्रेट वायर के लिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड ये आपको बनाना है। अपने साथ कॉपी पेन हमेशा साथ रखें एंड मेरे साथ नोट्स लिखते चलें। इसके बाद हम लोग सेशंस भी करेंगे क्वेश्चंस के। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख दिया हमने और वही एक्सपेरिमेंट की आयरन पाउडर छिड़क दिया है एंड वो ऐसे फॉर्म कर रहा है। ये कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? कंसेंट्रिक सर्कल। और ये हमेशा राइट हैंड रूल से दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रखो, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे एंड जैसे ये मुड़ेगा, थंब ऐसे रखा, ऐसे ये मुड़ा, तो जो मुड़ा वही रहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझे? अब आगे देखते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल कंपेसेस यूज ऑफ डिटेक्शन ऑफ डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल, राइट किसका? मैक्सवेल का। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये तो ऑब्वियस है कि अगर कोई कंडक्टर है या फिर कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट, मान लीजिए ये जो दो मैग्नेट्स होते हैं जो जाके चिपक जाते हैं, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे कुछ रखा है तो जल्दी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे रख दिए तो बहुत दूर है, कम अट्रैक्ट करेगा। तो वही है कि डिस्टेंस के साथ इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉइल पे। एक कॉइल है, यहाँ से करंट जा रहा है एंड यहाँ से करंट आ रहा है। तो इसमें कैसे देखेंगे? करंट देखिए ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये लूप बनाएगा एंड ये भी लूप बनाएगा, ये भी, ये सारे ही लूप बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही लूप बनाए, ये पूरा ही लूप बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है एक कॉइल के लिए। कॉइल के लिए क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जैसा कि उसमें था वैसे ही इसमें है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एक टर्म आया था नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है कि ये एक पेन है एंड पेन के ऊपर क्या करते हैं, एक बार लपेटे, दूसरा बार लपेटे वायर, तीसरा बार लपेटे, चौथा बार लपेटे, तो ये 4 बार जो हम लोग इसको घुमाएं वायर को, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें 4 होगा, नंबर ऑफ टर्न्स 4 हुआ। 2 बार लपेटते तो 2 होता, 10 बार लपेटेंगे 10 होगा। एंड ये काफ़ी बार किया जाता है सोलेनॉइड में। बहुत पतला सा वायर होता है एंड काफ़ी उसको
बहुत छोटे छोटे इंटरवल में उसको गूंथा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, एंड वो एडिटिव इन नेचर होती है। तो जैसे करंट जुड़ेगा वैसे ही करंट बढ़ा, अगर करंट जुड़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, एंड करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। समझे? चलिए आगे देखते हैं अब सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड क्या होता है? एक ये मटेरियल रहता है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, एंड उसके ऊपर वायर लपेटा जाता है, एंड वो कनेक्टेड रहता है एक बैटरी से एंड स्विच। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल यूज टू मैग्नेटिक स्टील रॉड इनसाइड इट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के इनसाइड में ये ऐसे लपेटा रहता है, ऐसे 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 करके लपेटा रहता है इसके ऊपर, एंड ये कनेक्टेड रहता है एक बैटरी से। तो ये बैटरी इसको करंट प्रोवाइड करती है, एंड करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड फार बेटर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है वो स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐड हो जाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ कॉइल हैज़ मैनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली टू अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड का मतलब होता है कि वो जो कंडक्टर है वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, जिससे करंट पास ना कर जाए, बीच में कहीं जो करंट बह रहा है वो कहीं लीक ना कर जाए, इसी को बोलते हैं इंसुलेटेड। उसके बाद बात है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड देखें, यहाँ पे ये सारे लाइंस पैरेलल होते हैं इसके इनसाइड में, एंड फिर नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, अंदर साउथ से नॉर्थ में। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर पैरेलल होती है, बार मैग्नेट के अंदर भी पैरेलल होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल टू ईच अदर ही होती है। तो आइए देखते हैं परमानेंट मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो परमानेंट मैग्नेट ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। डीमैग्नेटाइज कहने का क्या मतलब है कि वो अपनी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट और रिपेल करने की प्रॉपर्टी खो दे। तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो जल्दी कैन नॉट बी ईजिली डीमैग्नेटाइज, एंड इसका करंट ही बंद कर देंगे तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी उसकी। तो इट इज़ टेम्पोरली मैग्नेट सो कैन बी ईजिली डीमैग्नेटाइज। स्ट्रेंथ जो है वेरी कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऐसा कुछ है, जैसे कि मैं दिखाऊं, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा अगर ये ऐसा है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक, तो पहले करंट का डायरेक्शन अभी ये है, लेकिन क्या हुआ अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, तो करंट का डायरेक्शन ये चेंज हो गया, तो इसके फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट के साथ, ठीक है। तो पोलैरिटी कैन बी रिवर्स एंड पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स। इसमें कैन नॉट बी रिवर्स, कभी नहीं कर सकते। इन जनरल ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मेरे ऊपर है ना कि हम कितना टर्न्स लगाएं उसमें। जितना ज़्यादा टर्न्स उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एंड जितना ज़्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एंड इसमें क्या है, ये तो अर्थ के अंदर मिलता है, इसके पास पहले से ये प्रॉपर्टी होती है। इन जनरल वीक मैग्नेट कहा जाता है इसे, ठीक है। आगे देखते हैं कंडक्टर इन अ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखते हैं, तो उस कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर एक फोर्स लगता है, एंड ये फोर्स
का डायरेक्शन चेंज हो जाता है अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, समझे। और सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, जब परपेंडिकुलर होगा दोनों, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू एंड्रे मारी एम्पेयर, एक्चुअली एम्पेयर्स लॉ इस पर डिफाइन किया गया है, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है, लेकिन यही बताए थे, द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस एन इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स टू द मैग्नेट्स, मैग्नेट पे एक फोर्स लगता है। When the current perpendicular to the magnetic field, the direction and displacement in the conductor is at its greatest. जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये मैग्नेट रखा है, यू मैग्नेट बोलते हैं इसे, एंड ये कंडक्टर है जिसको कनेक्ट किया गया है एक वायर से, 2 वायर से, प्लस माइनस करंट बह रहा है इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस कब करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री होगा, करंट के डायरेक्शन का। When the current direction is reversed, the direction of force is also reversed. ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले पोलैरिटी जो चेंज कर रहे थे, बस वैसे ही फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर हम लोग पोलैरिटी चेंज कर दिए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, क्या कहता है, मैं अपने लेफ्ट हैंड से तीनों 90 डिग्री पे बनाता हूँ, ठीक। ये थंब, ये फोर फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर। होगा क्या सर कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा फादर, मदर और चाइल्ड। ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री हो। कौन सा, अपना लेफ्ट हैंड। ये फ्लेमिंग ने बताया था, लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड होता है मोटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड होता है जनरेटर, तो इसीलिए उससे पहले पढ़ा जाता है। तो अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में अपने मिडिल फिंगर को रखें तो हमारा फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, एंड जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वो फोर्स का डायरेक्शन थंब बताएगा, यही है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर योर लेफ्ट हैंड सच एज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे परपेंडिकुलर। हम लोग रिस्ट को ऐसे ऐसे कर सकते हैं लेकिन हैंड को नहीं कर सकते। हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ये तीनों फिंगर्स, ठीक है। और इसी से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ अपना मिडिल फिंगर रख के। सो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कहाँ कहाँ मैग्नेटिज्म होता है। एक्चुअली 2 चीज़ें बहुत फेमस है ह्यूमन बीइंग की, दिल और दिमाग। तो इन्हीं दोनों जगह पे मैग्नेटिज्म देखा जाता है। और आपने कई बार सुना होगा कि MRI स्कैन करवाना है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कहा जाता है डॉक्टर के थ्रू कि MRI स्कैन करवाइए। तो MRI स्कैन होता क्या है, MRI स्कैन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इसे। तो ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे हार्ट और ब्रेन के पास कैपेबिलिटीज़ होती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की, समझे। इसलिए वजह से MRI स्कैन होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, नापना करंट को और वोल्टेज को, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो एक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और चीज़ों को घुमाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ, पंखा इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज़ फैन, ओके। एंड और देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा दिखता है एंड पीछे में इसका सर्किट बना रहता है। अगर ये इंडक्शन मोटर होगा तो एक कैपेसिटर भी यहाँ लगा होता है,
नहीं लगा है, इसका मतलब ये इंडक्शन मोटर नहीं है। आगे देखो एक फैन एंड ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर ही होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स के पार्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर को, तो कुछ मेन पार्ट्स है जैसे स्टेटर, रोटर, ब्रशेस। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली हम यूज़ करते हैं स्टेटर को, रोटर को, कम्यूटेटर को और ब्रशेस को। तो क्या होता है स्टेटर कि एक मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक पार्ट जो हिलता डुलता नहीं है, एंड एक होता है रोटेटिंग पार्ट जो घूमता है, जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें घूमती हैं। जैसे पंखा का ब्लेड घूमता है तो वो रोटर पार्ट की वजह से घूमता है, स्टैटर की वजह से नहीं। स्टैटर वो जो लटका हुआ है। कम्यूटेटर एक्चुअली ये करंट प्रोवाइड करता है, जो वाइंडिंग्स हैं अंदर में बहुत सारी वाइंडिंग्स हैं, तो उनको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। ब्रशेस क्या होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश करता है स्टेटर पार्ट का रोटर पार्ट के साथ, समझे। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग क्या होता है। तो ये है हमारे पास मोटर, जैसा कि देख सकते हैं कि दो मैग्नेट्स हैं, स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं, रिंग 1, रिंग नंबर 2, दो रिंग्स है, एंड यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिंग में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या कर रही है, इन वाइंडिंग्स में जाके एक फील्ड क्रिएट कर रही है। एंड सेकंड, इसमें दो वाइंडिंग है, एक तो बाहर की तरफ, एक है रोटर के पास। तो बाहर की तरफ वाली वाइंडिंग जनरेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, एंड अंदर वाली वाइंडिंग क्या कर रही है, कंडक्टर का काम कर रही है। एंड ये कंडक्टर पे फोर्स लगता है, तो उसी फोर्स की वजह से ये घूमता है। समझ आया। अब कुछ खास देख लेते हैं, जैसे कि ये रिंग 1, रिंग 2, इसको ब्रशेस बोलते हैं। ये जो रिंग जैसा कुछ दिख रहा है इसको ब्रशेस बोलते हैं, देखो B1 और B2। एंड उसके बाद ये मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड ये रहा अपना कंडक्टर, ठीक। एंड जब ये इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये घूमेगा और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो करेगा। आगे आता है कॉमर्शियल यूज़। क्या है कॉमर्शियल यूज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट in the place of permanent magnet is used in industries. Large number of turns in the conducting wire in the current carrying coil. बहुत सारा टर्न्स यूज़ किया जाता है उसको और अच्छा बनाने के लिए। A soft iron core which is coiled is wounded. एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर लपेटा जाता है सारा कॉइल्स को, तो ये मिलके बोलते हैं इसको रोटर। जब लपेट लिया जाता है एंड उसी से रोटर बनता है। उसके बाद EMI बहुत वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। EMI के प्रिंसिपल पे ही जनरेटर काम करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर प्रोड्यूस ही कैसे होती है और क्यों होती है, तो इसके बारे में जानना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। EMI क्या होता है, EMI को NCERT में 2 एग्जाम्पल से समझाया गया है। पहले तो देख लेते हैं EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। When a conductor is placed in a changing magnetic field, some current is induced in it. Such current is called induced current and the phenomenon is called electromagnetic induction. तो induced current अगर प्रोड्यूस हो रहा है चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 1 में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कॉइल है, वो अटैच्ड है गैल्वेनोमीटर से, एंड उसके आसपास हम लोग उसके अंदर से मैग्नेट को भगा रहे हैं। तो जब भगाएंगे तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगा और वही करंट गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा। पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी कि एक कॉइल है यहाँ पे जिसमें करंट बह रहा है, करंट आ रहा है, एंड उसकी वजह से इसमें भी आ जाएगा, इसकी वजह से इंड्यूस्ड हो जाएगा इस करंट, इस कॉइल में, सोलिनॉइड में। एक सोलिनॉइड की वजह से दूसरी सोलिनॉइड में आ गया, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये 2 एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, NCERT के हैं, तो आपको दिमाग में रखने चाहिए।
चलिए देखते हैं। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जैसे अब हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो यूज़ होता है मोटर के लिए, वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ होता है हमारे जनरेटर के लिए। तो जनरेटर क्या है, देखिए, होल्ड द थंब, अच्छा इसको अप्लाई कैसे करते हैं, होल्ड द थंब द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड राइट एंगल टू ईच अदर। अब पहले क्या किए थे हम लोग कि लेफ्ट हैंड से किए थे, लेकिन इस बार हम लोग राइट हैंड से करेंगे। तो राइट हैंड से क्या, राइट हैंड किसकी तरफ करेंगे, हमको इंड्यूस्ड करंट का निकालना है डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना फोर फिंगर रखेंगे, राइट वाला ध्यान दें यहाँ पे, राइट वाला मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे, ठीक। और ये जो है वो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बताएगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, एंड जो ये है मिडिल फिंगर, थंब क्या बता रहा है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट इंड्यूस इन कंडक्टर, ये बताता है इंड्यूस्ड करंट, समझे। इंड्यूस करंट किसी और की वजह से जनरेट होता है, उसको डायरेक्टली जनरेट नहीं किया जाता, ये याद रखेंगे। तो कहाँ कहाँ यूज होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, बेसिकली जैसे मोटर एक डिवाइस है वैसे ही जनरेटर एक डिवाइस है। 3 डिवाइसेस हैं बेसिकली, हम लोग अगर ओवरऑल बोला जाए तो 3 डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं। पहली है मोटर, दूसरी जनरेटर एंड तीसरी ट्रांसफार्मर। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देखा जाए, देख के बोला जाए तो इंजीनियरिंग में ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, एंड तीनों चीज़ के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी तो बहुत कम है ये, लेकिन आगे क्या होगा कि और वास्ट होता चला जाएगा, ये बहुत कुछ पढ़ना है आगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है, सिंपली कह सकते हैं ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, लेता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब उसको घुमाते हैं तो वो करंट हम लोग को प्रोड्यूस करके देता है। यही प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड ये देखिए, ये 2 मैग्नेट लगे हैं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहे हैं, एंड ये जो है ये ब्रशेस हैं, देखो ये ब्रशेस लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर है। और जैसे जैसे ये घूमता है, ये इसको हम लोग जानबूझ करके घुमाते हैं, और घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, एसी प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग करंट। उसको फिर हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट में, और फिर यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, और ये यहाँ से टर्मिनल से बाहर की तरफ। इसमें 1 फेज हमेशा लिख लेंगे इसको कि जनरेटर अगर एक ही ये कॉइल है तो ये 1 फेज प्रोड्यूस करता है, 1 फेज, ठीक है, ये 1 फेज कर सकता है। और 3 फेज का भी आता है, 3 फेज का, 1 फेज का जनरेटर आता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, बेसिकली 2 टाइप के करंट होते हैं, एक डीसी और एक एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जो अपना डायरेक्शन चेंज करे टाइम के साथ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जो ऐसे अपने आप को चेंज करता रहे उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच इज रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब पीरियोडिक मैनर में जो अपना डायरेक्शन उल्टा कर ले उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इन इंडिया की बात करें तो हर 1/10 सेकेंड में ये चेंज करता है। तो 2 डायरेक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैसे निकालेंगे, 1/100 + 1/100, 2 टाइम्स हो गया ना, तो दोनों का मॉड लेंगे, 1/50 सेकेंड्स, और इसी को 50 हर्ट्स बोला जाता है। 1 टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्स यूज़ करते हैं। मतलब 1 सेकेंड में वो 50 बार एक बार ऐसे चला जाएगा, 50 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी। एडवांटेज क्या है एसी का,
कि ये है AC कैन बी ट्रांसमिट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों DC नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है DC, लेकिन ट्रांसमिट हो सकता है DC, लेकिन थोड़ा महंगा हो जाता है। तो उसको सस्ता बनाने के लिए हम लोग AC का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भ्रम में मत रहिएगा कि DC को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। DC को ट्रांसमिट ज़रूर किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है, लेकिन हाई वोल्टेज पे करेंगे तो कम लॉस होगा उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। AC को स्टोर ही नहीं किया जा सकता। DC करंट को स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन AC को स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कैपेसिटर को पार कर जाती है। हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं कैपेसिटर में। चलिए आगे देखते हैं। फिर डोमेस्टिक सर्किट, ये NCERT का एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्या है, ये वॉट फ्यूज़, ये क्या होता है कि हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। अगर ज़्यादा करंट आया तो यही फ्यूज़ उड़ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक मीटर पे। मीटर क्या होता है कि हमने कितनी एनर्जी यूज़ की, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की, उसके बारे में बताया गया है। अगर इनके बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपलोड हो गया है, तो उसमें जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आता है, जहाँ पे रूम 1, रूम 2 ऐसे करके बटे होते हैं, MCB वगैरह लगा होता है, एंड ये जाके इसमें मिल जाते हैं। हमारे घर में 3 वायर आती है। एक अर्थ वायर जो एक्स्ट्रा चार्ज को ज़मीन में डाल देती है, करंट बचाती है हम लोगों को। एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का काम क्या है, करंट को एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करना। जब तक क्लोज पाथ प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं बहेगा। इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग जूता पहन ले तो, और अगर कोई ऐसा तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और हम एक जगह पे एक सिर्फ टच कर लें तो हमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि हम इंसुलेटेड हैं। लेकिन अगर हम लोग अर्थ हो गए, मतलब क्या हुआ कि हम लोग अर्थ नंगे पाँव हैं, अगर और उस तार को छू लिए तब तो बाबा फिर मारेगा करंट। चलो देखते हैं आगे। आगे क्या है, 3 काइंड्स ऑफ वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। तो लाइव वायर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल वायर नेगेटिव, और अर्थ जो है वो ग्रीन से दिखाया जाता है। लाइव वायर को रेड से दिखाया जाता है, न्यूट्रल को ब्लैक से, और अर्थ वायर को ग्रीन से दिखाया जाता है, जो एक्स्ट्रा करंट को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक चीज़ आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में कितना होता है, 220 वोल्ट। तो डोमेस्टिक सर्किट सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं, पहले तो नाम देखिए इसका कि नाम टॉपिक का क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस। मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को, सेफ्टी। अगर सेफ्टी है तो कुछ डेंजरस भी होगा तब ना उसे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो डेंजरस चीज़ क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है, एक कंडीशन होती है जब करंट जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना मैनेजेबल करंट है उससे ज़्यादा अगर बढ़ गया तो इसको ओवरलोडिंग कहेंगे। एंड काउस क्या क्या हो सकता है ओवरलोडिंग का, कि एक ही सॉकेट पे हम लोग 2-3 अप्लायंसेस ठूस दिए हैं एक ही सॉकेट पे, वैसे नहीं करना चाहिए। तो क्या जो एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं हम लोग वो नहीं लगाना चाहिए, नहीं, वो एकदम लगाना चाहिए। वो तो सेफ़ रहता है क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग वहाँ रहती है। लेकिन जो हम लोग सिंपली वायर को ऐसे छील करके और लगा देते हैं 2-3 साथ में, तो वो नहीं करना चाहिए, उससे हार्म हो सकता है। और क्या काउज हो सकता है, वोल्टेज क्या होता है कि कभी ज़्यादा होता है कभी कम। किसी भी सिचुएशन में, मतलब अगर मैं दिखाऊँ आपको, यूज़ ऑफ मोर देन 1 अप्लायंसेस एट अ सिंगल सॉकेट, एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई। तो एक्सीडेंटली हाइक कर जाता है वोल्टेज। कैसे वोल्टेज हाइक करता है, एक्चुअली क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन पे। ट्रांसमिशन लाइंस जहाँ से आपका करंट घर में आ रहा है, डायरेक्टली वहीं पे कोई डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट बहुत तरह के होते हैं, लाइन टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड, ऐसे करके डिफेक्ट होते हैं। तो इसके वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है एंड उस वजह से हम लोग को सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो क्या क्या है सेफ्टी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक फ्यूज़,
अर्थ वायर एंड मिनीचर सर्किट ब्रेकर और MCB। अभी तो बहुत हाई एडवांस चीज़ आ गए हैं, ELCB, बहुत सारे टाइप्स के आ गए हैं इनके फैमिली के। तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन वो फ्यूचर में, अभी नहीं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो ये है हमारा एंड ऑफ द चैप्टर। तो अगर आप अभी तक बने हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस चैप्टर में काफ़ी अपना कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। एंड सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। NCERT से कीजिए, कोई रेफरेंस बुक से कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। और कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कभी भी कमेंट कीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू।